Welcome all of you. I am Durgesh Kumar Pandey, class 12. I want to explain a chapter. The name of this chapter is India's Foreign Policy. Okay, class? And in my previous class, we were studying about what the things which affect the foreign policy of a country, like international situation, international context influence the foreign policy of any country, and also the domestic circumstances in a country is also affect the foreign policy of a country. Okay, class? तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री. हमारे कंट्री के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल करने के लिए वी आर मतलब द एम ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज़ टू फुलफिल द नेशनल इंटरेस्ट. किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करती है. एंड यू नो इंडिया वाज गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 एंड द सिचुएशन ऑफ इंटरनेशनल arena like world were divided into two blocks, US and USSR, and the work for formation of UNO was in process. UNO के को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस्टेब्लिश करने का पूरा प्रयास था, और डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस थे. एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के जो डिफरेंट कंट्रीज थे आज़ाद हो रहे थे, और ऑन दैट सिचुएशन इंडिया ने जो है इन एशिया और अफ्रीकन जो कंट्रीज़ थे जो आज़ाद हो रहे थे उनको कन्विंस किया कि उनको एकजुट करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए लाइक अ नैम. ओके, और जो नैम की जो पॉलिसी होगी वो अपने कंट्री के जो नेशंस होंगे थर्ड वर्ल्ड के, वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के हिसाब से सेटअप करेंगे. क्लास, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, व्हेन ब्रिटेन एंड फ्रांस वाज बिजी टू रिकंस्ट्रक्ट देयर इकोनॉमी, सो and the world was divided into two blocks, US and USSR. So at the same time India was choosing a path of NAM, means keeping equal distance from the both blocks. And our foreign policy which was based on the NAM means जो हमारी कंट्री की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो नैम फुलफिल करता था. और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी इट वाज इन्फ्लुएंस बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो आइडियल्स थे, विचार थे, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट फॉरेन पॉलिसी में हमें दिखता है. ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो, उनके पास जो है फॉरेन मिनिस्ट्री भी उनके पास था. ही वॉज देयर ओन फॉरेन मिनिस्टर. उनकी पर्सनालिटी थी, उनकी जो रिच पर्सनालिटी थी, तो उसका असर जो है हमारे फॉरेन पॉलिसी पे दिखता है. एंड आवर फॉरेन पॉलिसी वॉज कंट्रोल बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू. एंड लाइक चाइना के साथ उन्होंने पंचशील पॉलिसी अपनाई. एशिया और अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं उनमें यूनिटी बनाया, एफ्रो एशियन यूनिटी. और 1947 में आसियान रिलेशन कॉन्फ्रेंस बनाया. फिर 1949 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें जो है उन्होंने इंडोनेशिया के इंडिपेंडेंस के लिए आवाज़ उठाई.
because India was under the control of Dutch. तो डच के कंट्रोल से बाहर निकालने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू was giving help to Indonesia, and using this international conference in favor of Indonesia, or in and ultimately in 1955 the leader from Asia and Africa, they come together and sit here in Bandung conference. Bandung was the city of Indonesia, where the leader of Asian and Africans were sitting and they were planning for a NAM. You know, class NAM, non-alignment moments. This was a platform for the थर्ड वर्ल्ड नेशंस जो अमेरिका और यूएसएसआर के ब्लॉक में नहीं जाना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, तो दे ज्वाइन द नैम, एंड सिमिलरली इंडिया वाज आल्सो ज्वाइन द नैम. तो नैम इस वुडन कॉन्फ्रेंस में 1955 में इस्टेब्लिश किया गया. एंड क्लास यू नो नैम के फाउंडर मेंबर हमारे जो है इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड जोसेफ बोन टीटो फ्रॉम यूगोस्लोवाकिया, नासिर फ्रॉम इजिप्ट, सुकर्णो फ्रॉम इंडोनेशिया एंड गाना के क्वामो नुक्रियुम. तो इस तरह से एशिया अफ्रीकन लीडर्स आपस में एकजुट होकर के दे फॉर्म द नैम. नैम की फर्स्ट सिटिंग सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुई. एंड यू नो टुडे इज आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, नैम का रेलेवेंस आज भी बना हुआ है. नाउ नैम इज वर्किंग लाइक अ इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह आज काम करती है. एंड you know the policy of NAM is not isolation and not neutral, because जो NAM की जो पॉलिसी है वो इंडिया, जैसे इंडिया NAM का मेंबर है, तो फिर NAM की जो पॉलिसी है वो ये है कि हम आइसोलेट नहीं रहेंगे. मीन्स हम दुनिया के जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें हम मीडिएट करेंगे, एज ए मीडिएटर वर्क करेंगे. ठीक है, हम आइसोलेट नहीं रहेंगे. हम जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके इसमें मीडिएटिंग करके उनको उस कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करेंगे. एंड सिमिलरली वी आर नॉट आल्सो न्यूट्रल. न्यूट्रल भी नहीं है मीन्स कि हम किसी, अगर न्यूट्रल का मतलब कि वार से दूर रहना, हम वार से ज़रूर दूर हैं लेकिन हम जो है किसी पार्टी के साथ वॉर में अलाई नहीं है, हम शामिल नहीं हैं. इट मीन्स हम जो भी लड़ाइयाँ होंगी, वार होंगी, उसमें हम शामिल होने की बजाय हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे. एंड अगर हो भी गया है तो उसको किस तरह से रोके इसके लिए प्रयास करेंगे. तो नैम की जो पॉलिसी है न तो आइसोलेशन की है न तो न्यूट्रलिटी की है, बल्कि जो एज ए मीडिएटर हम वर्क करेंगे, हम एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे वर्ल्ड अफेयर में, ताकि कंट्रीज़ के बीच में जो टेंशन है उसको रिड्यूस करा जा सके, वॉर को अवॉइड करा जा सके, वॉर को होने से रोका जा सके, वॉर हो गया तो उसको एंड किया जा सके. क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्क्राइब अबाउट समथिंग अबाउट द चाइना. You know, China is our neighbor, and he was a very big country, most populous country in the world, and it was the first time that if you are looking the history of India and China, India और China का इतिहास, if you are looking history of India and China, Fuyang, Wengchang, these are the tourists who were come in India in the early ancient periods, and they
collect the information regarding Buddhism and so many spiritual knowledge they collect, and they were taken back in China. और हमारे इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है स्पिरिचुअल है, एंड हमारे इंडिया से बौद्धिज्म गया चाइना में, एंड चाइना में फैला, ठीक है। और चाइना की में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, 1949 में एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सेटअप किया गया वहाँ। और माओ, ही वॉज अ ग्रेट मैन, उसने रिवॉल्यूशन किया, फार्मर्स का रिवॉल्यूशन हुआ, एंड माओ का गवर्नमेंट वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेटअप हुआ। एंड जो चाइना में जो भी गवर्नमेंट हो उस पर कम्युनिस्ट पार्टी का टाइट कंट्रोल है। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी प्रेसिडेंट या जो भी हर चीज़ पे कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पे टाइट कंट्रोल है। एंड दे फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स, लेनिन एंड माओ। दे फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ माओ। एंड क्लास when the China was come under the control of Communist Party, and now China start to work in the direction of improvement, मतलब वो बेहतर की तरफ आगे बढ़ने लगी। एंड हमारे स्टार्टिंग में देखो चाइना के साथ जो इंडिया के जो रिलेशन थे वो बहुत ही अच्छे थे। हालांकि हमारी पाकिस्तान के साथ रिलेशन जो थे स्टार्टिंग ख़राब से हुई, बट स्टार्टिंग में इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत ही फ्रेंडली थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड प्रीमियर जाओ इनलाय, इन दोनों नेताओं को एक दूसरे कंट्री में आना जाना था। एंड प्रीमियर जाओ इनलाय 29 अप्रैल 1954 को और प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड प्रीमियर जाओ इनलाय द चाइनीज लीडर, ये दोनों नेता एक दूसरे की तरफ फ्रेंडशिप आगे बढ़ाए ऑन 29 अप्रैल 1954 को। क्लास यू नो कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस स्टार्टिंग बहुत अच्छे थे, वेरी फ्रेंडली थे। बोथ लीडर्स एक दूसरे के आते जाते थे, बट और इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ पंचशील। चाइना के साथ पंचशील प्रिंसिपल को हमने फॉलो किया। प्लस चाइना और इंडिया के बीच में बफर स्टेट था तिब्बत, एंड दैट इज़ वाई इंडिया एंड चाइना वाज नॉट कम इन अगेंस्ट टू ईच अदर। बट इन 1950 when चाइना वाज अनेक्स द तिब्बत और इंडिया ने उसका कोई बहुत जोरदार विरोध नहीं किया। नाउ तिब्बत वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना। और उसके बाद जो चाइनीज़ का जो पॉलिसी थी वो एग्रेसिव ही रही। और जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज गिव वार्निंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट कि चाइना की जो पॉलिसी है वो बहुत ही अग्रेसिव है। ही विल बी अ डेंजर फॉर अ कंट्री। चाइना हमारे कंट्री के लिए डेंजर होगा। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट टेक दिस सीरियस और कहा कि जो भी होगा हम उसका सामना कर पाएंगे, हम उससे निपट लेंगे।
when China was suppressing the Tibet culture और तिब्बत को जब उसने जीत लिया तो 1959 के बाद जो वहाँ के दलाई लामा वॉज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बत वो इंडिया में असाइलम फॉर अंडेरन के लिए आए और व्हेन इंडिया वाज गिविंग असाइलम सपोर्ट किया उनको रहने की जगह दिया तो चाइना वाज एंग्री ऑन दैट इशू और ये बोल करके चाइना ने ये कहा कि इंडिया जो है एंटी चाइना पॉलिसी अपना रही है एंड आज भी दलाई लामा हमारे धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो चाइना वाज वेरी एंग्री ऑन दिस इशू एंड फाइनली ही वाज अटैक्ड इन इंडिया in October 1962 and now India attacked by China in 1962. Plus there was a two area of tension between China and India. Basically in our India in the western part in the Ladakh and the area is Aksai Chin. China was claimed on Aksai Chin and similarly in the eastern part China was also claimed for some part of the Arunachal Pradesh और इस तरह से lastly China was attacked on the India October 1962 में इंडिया पे अटैक कर दिया एंड अक्साई चीन को अपने कंट्रोल में कर लिया वहाँ पे सड़क भी रोड भी बना लिया एंड जब हमारे ईस्टर्न पार्ट पे अटैक किया तो हमारे जो आसाम के प्लेन है वहाँ तक वह लड़ता हुआ चला आया जो हमारे अरुणाचल प्रदेश हैं उस पर हमला करते हुए आसाम के प्लेन तक चला आया बट जब Arunachal Pradesh was known on that time NEFA, Northern Eastern Frontier Agency, and NEFA. This is the old name of Arunachal Pradesh. On that time, NEFA was Union Territory, but now the NEFA was known as Arunachal Pradesh, and Arunachal Pradesh is a city. Arunachal Pradesh is a state in the current time. And ultimately China was ceased fire from their own side और इंडिया को अमेरिका और ब्रिटेन से हेल्प लेनी पड़ी और यूएसएसआर वाज न्यूट्रल ऑन दैट टाइम यूएसएसआर उस समय न्यूट्रल था और चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया को ब्रिटेन और अमेरिका की हेल्प लेनी पड़ी और जा करके चाइना अपने कदम वापस किया और फिर वो वापस अपनी जगह तक चला गया बट ये वार जो था इसकी वजह से हमारे कंट्री की जो रेस्पेक्ट है वो काफ़ी गिर गई इंटरनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे सो क्लास देयर वाज अ टू एरिया ऑफ डिस्प्यूट फर्स्ट इन द ईस्टर्न पार्ट वेयर अरुणाचल प्रदेश and previously known as NEFA and in the western region is the Ladakh and India and China have a conflicts on these matters. Class the relation between India and Pakistan was also a very critical relation. Pakistan was attacked in our country 1947, 1965 and 1971. तो बार बार इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया एंड in 1947 the issue was the Jammu and Kashmir और यहाँ भी पाकिस्तान को असफलता लगी and the next attack was in 1960
5 when Pakistan was attacked on India. You know, Pakistan was overconfident because they have a support of US, Britain. So he was overconfident. But finally 1965 की जो लड़ाई थी, इंडिया विनर रहा। और फिर इसको यहाँ एक ट्रीटी होती है ताशकंद में बिटवीन द लीडर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। और इस ताशकंद में जो मीटिंग होती है, जो ट्रीटी होती है, उसमें पंडित जो लाल बहादुर शास्त्री थे हमारे पीएम, ही वॉज डेड। Class, this Tashkent agreement was organized in January Tashkent agreement was organized on January 1966, and in this Tashkent agreement was signed between the Prime Minister of India Lal Bahadur Shastri and Ayub Khan. He was the leader of Pakistan and Tashkent agreement साइन हुआ। और इसमें इंडिया के लिए लॉस ये था कि जो भी नई टेरिटरीज से इंडिया वाज ऑक्युपाइड और उसको वापस कर देना था। और पाकिस्तान वाज ओवर कॉन्फिडेंस बिकॉज he was the member of CENTO। और फिर अगेन पाकिस्तान was attacked in the year of 1971 and the issue was the Bengal issue था। Sheikh Mujibur Rahman, he was the leader of Eastern Pakistan and the leader of Western Pakistan are not ready to accept the election result where the Eastern Pakistan was under the in Eastern Pakistan Sheikh Mujibur Rahman was got the majority in the election। Class, Pakistan was organized the first general election in 1971 and in this general election Sheikh Mujibur Rahman of Eastern Pakistan was got majority and won the most of the seat and he was in the majority in the Eastern Pakistan। Similarly in the Western Pakistan Zulfikar Ali Bhutto's party was emerged powerful in the Western Pakistan। And finally in 1971 Sheikh Mujibur Rahman was arrested by the Pakistan army and on that year a war was again started between India and Pakistan। India wanted to liberate the Bengalis people from the exploitation of the Western Pakistan and that is why India was ready to help the people of Bengal who are living in the Eastern Pakistan। Class, after the war when it was ended the Simla agreement was held on 3 July 1972। Agreement was signed in the Simla agreement between India and Pakistan। From India, the agreement was signed by the Indira Gandhi and from the Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto from the Pakistan and Indira Gandhi from India. They were signed the Simla agreement on 3 July 1972 and again the peace was returned between India and Pakistan and but Pakistan was not
working as a friend